वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं एंड यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स एक तरीका है, एक आप कह सकते हो कि वे है जिसमें हम कोई भी जो डाटा हमें दिया हुआ होता है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ रोज और विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स हम अरेंज करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। सो बेसिकली मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर arrangement of data in the form of rows and columns। कि किसी भी डाटा को यदि हम रोज और कॉलम्स की मदद से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, लेट्स से ये हमारा कोई डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इस तरीके से, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम रोज कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और जो वर्टिकल लाइंस हैं हमारी, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। दीज आर कॉलम्स। तो यहां पर ये 1 2 3 ये क्या है आपकी, इस तरीके से ये हैं रोज। एंड आप कहें ये वाली वैल्यूज जो इस तरीके से हैं, यहां पर ये सब क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो आप देखें तो हमने डाटा का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को नोटेट कैसे करेंगे, तो हम यहां लिखते हैं ए मैट्रिक्स इज जनरली नोटेटेड बाय, उसे कैसे लिख सकते हैं, AIJ। ये कोई मैट्रिक्स है, आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर आप उसे कर्व ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट्स आप बोलते हो ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। बट जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो आपका ये वाला है। जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसे लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन देखने में भी अच्छी होती है और मोस्ट ऑफ द बुक्स इसे ही यूज करते हैं। तो हम इस चैप्टर के थ्रू आउट इसी रिप्रेजेंटेशन मेथड को यूज करेंगे टू नोटेट अ मैट्रिक्स। और यहां पर हम लिखें टू नोटेट अ मैट्रिक्स वी यूज सिंगल कैपिटल लेटर्स। हम क्या यूज करते हैं, सिंगल कैपिटल लेटर यूज करते हैं, सच एज A, B and C एक्सेट्रा। इस तरीके के सिंगल कैपिटल लेटर्स का हम यूज करते हैं टू शो अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं और इन्हें यहां पर जो यहां अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आपका इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर इनका एक और नाम होता है दैट इज एंट्री। जो एलिमेंट्स हैं या फिर एंट्रीज हैं उन्हें एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट का जो नाम है
हम वो एक कैपिटल लेटर से यहां पर देते हैं। वो कैपिटल लेटर या तो बुक में दे रखा होगा या हम अपनी मर्जी से कोई मान लेते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम यहां इसकी डेफिनेशन लिखें, ए मैट्रिक्स विद m number of rows and n number of columns is said to be a matrix of order m क्रॉस n। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के पास m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n होगा। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे हमारे पास, या फिर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखूं, सो ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ रोज में आप मल्टीप्लाई करके लिख दें नंबर ऑफ कॉलम्स को तो हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव हियर 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर को हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और 2। तो 2 नंबर ऑफ रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। एक और एग्जांपल जैसे हम लें, लेट्स से वी हैव बी। तो यहां पर 1 2 3 4। अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो नंबर ऑफ रोज भी हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं 2। आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है कि पहली पोजीशन पर नंबर ऑफ रोज आपको लिखने हैं, सेकंड पोजीशन पर नंबर ऑफ कॉलम्स आपको लिखने हैं। इनका ऑर्डर रिवर्स नहीं करना है, इसी तरीके से ऑर्डर को लिखा जाता है। सर आप पूछें कि सर अगर हम इनके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? अगर आप इनके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 2 इंटू 3 क्या आ गया? 6 आ गया। तो आप चेक करो कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 6 होंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 4। तो आप यहां इस मैट्रिक्स में गिन लो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 4 होंगे। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देगा फॉर दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो आप यहां एक नोट डाल करके लिख सकते हैं, इफ वी विल मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वी विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, कि उस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे इफ वी विल मल्टीप्लाई द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। तो आपको हम क्लियर कर दें कि यहां पर जो मैट्रिक्स है उसको तो हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, एंड जो उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उन्हें हम स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैव m rows and n columns,
देन इट्स जनरल फॉर्म इज, तो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगी, जरा ध्यान से आप इसे देखेंगे। लेट से हम उस मैट्रिक्स को ए नाम दे रहे हैं। अगर ये बनाना आपको समझ में आया तो फिर आप किसी भी टाइप की जनरल मैट्रिक्स लिख पाएंगे। स्मॉल लेटर्स से लिखना है तो यहां सबसे पहला हमने लिखा ए। अब यहां दो एलिमेंट आएंगे ए आई जे। जो आई है वो नंबर ऑफ रो को बताएगा कि कौन सी आप रो लिख रहे हैं, जे बताएगा नंबर ऑफ कॉलम कि आप कौन सा कॉलम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले पहली रो पहला कॉलम यानी A11, ए पहली रो दूसरा कॉलम A12। आप समझिएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, यहां जो एलिमेंट आएगा A13, पहली रो तीसरा कॉलम A14, पहली रो फोर्थ कॉलम, और ऐसे इसमें कॉलम्स कितने हैं n, तो यहां तक कहीं ये जाएगा पहली रो nth कॉलम। हमने लिख दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, और यहां n कॉलम्स हैं तो फर्स्ट रो nth कॉलम। अब दूसरी को लिखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखिए एक्चुअली ये जो है वो एलिमेंट भी है और आप इसे पोजीशन इन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि A23 एलिमेंट कहां होगा तो A23 देख के आपके माइंड में आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हो A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आप जाएंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां प्रेजेंट होगा। तो ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स भी है। अब A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। सिमिलरली थर्ड के लिए करोगे 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड थर्ड रो nth कॉलम। अब ऐसे ही यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी ली है हमने, m ली है, तो यहां पर आएगा AM1, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, एंड लास्ट में यहां पर आएगा mth रो nth कॉलम, mth रो nth कॉलम। अब m और n डिपेंड करते हैं कि वो आपसे क्या बनवाए। ये सबसे बड़ी जनरल मैट्रिक्स हमने लिख दी। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं। वो आपसे कहे जैसे क्वेश्चन जनरली आएगा कि 3x4 की जनरल मैट्रिक्स लिख दीजिए, तो 3x4 ऑर्डर के लिए, या फिर हम कहें कि 2x3 के 3x4 के लिख देते हैं, थोड़ी बड़ी होगी बट मेंशन करते हैं। लेट से उसका भी नाम A है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहां 3 जो है वो है नंबर ऑफ रोज एंड 4 है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जरा समझिए, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो ए पहली आएगी A11, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, और कॉलम्स हैं कितने 4 यानी A14। ये लास्ट होगा क्योंकि यहां पर केवल 4 नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट हैं, तो यहां एंड हो गया। अब सेकंड रो A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। नाउ थर्ड A31, A32, A33, A34। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे। ये सबसे बड़ी थी, ऐसी छोटी छोटी वो आपसे लिखवाएगा। एक और एग्जांपल जैसे हम ले लें, हम आपसे कहें आप 2x2 के लिए जनरल फॉर्म लिख दीजिए, तो क्वाइट सिंपल ये है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसे हम मान लो B नाम दे देते हैं। B इज इक्वल टू
A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉलम्स क्योंकि हमें 2 रखने हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये एक 2 क्रॉस 2 की हमने जनरल मैट्रिक्स लिख दी है। अब इसी मेथड का हम फर्दर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सो दिस इज बेसिकली जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि आप जनरली किसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने मैट्रिक्स को पढ़ा, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है, उसकी नोटेशन हमने पढ़ी कि कैपिटल लेटर से उसे डिनोट किया जाता है और उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, और फिर हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स यहां पर पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है एंड वो सभी टाइप्स हमें यहां पर पढ़ने हैं। सबसे जो पहला टाइप है वो हम पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स। अब जैसा कि नाम से ही हमें पता चल पा रहा है, रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल आपका एक रो प्रेजेंट हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ए मैट्रिक्स which have only one row, जिसके पास केवल एक रो प्रेजेंट हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आपका रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल यहां लिखें तो 4 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हम आपसे इसका ऑर्डर लिखने के लिए कहें तो रो तो एक प्रेजेंट है और कॉलम्स हैं आपके पास 4, यानी 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर होगा। एक और मैट्रिक्स हम लिख लें, दैट इज बी। तो यहां देखिए 9 5 4 3 2। अब आप यहां इसका ऑर्डर लिखें तो रो तो 1 प्रेजेंट है और कॉलम्स आपके पास हैं 5, यानी 1 क्रॉस 5। तो रो मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर हमेशा 1 क्रॉस n टाइप का होगा। यहां नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे हर मैट्रिक्स के लिए, बट जो रो है वो हमेशा क्या रहेगी, 1 ही यहां पर रहेगी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। तो एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम, जिसके पास केवल एक कॉलम प्रेजेंट हो आपका, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखें तो लेट से वी हैड अ एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 क्रॉस 1 है। और एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लिखें तो लेट से वी हैड अ एग्जाम्पल दैट इज 1 2 3 4 5। अब इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर इज 5 क्रॉस 1। तो जो एक कॉलम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमेशा m क्रॉस 1 टाइप का होगा। ये जो m है वो डिफरेंट होंगे, बट यहां पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हर केस में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स वो है जिसके पास केवल एक रो है और कॉलम मैट्रिक्स वो है जिसके पास केवल एक कॉलम है आपका। इसके बाद जो थर्ड टाइप हमें पढ़ना है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर वर्ड आपने पहले भी सुना है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ इक्वल ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर
इफ m इज नॉट इक्वल टू n, उसे हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे कब, जब ये जो m और n है आपस में बराबर ना हो, या फिर इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के आपका इक्वल ना हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां जैसे लिख दें 1 2 3 4 5 6, अगर हम आपसे कहें कि इसका ऑर्डर लिखिए तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। यहां पर नंबर ऑफ रोज है वो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 3 है। यानी कि यहां पर जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका नेक्स्ट टाइप हमें पढ़ना है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे वर्ड से ही पता चल पा रहा है हमें, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो, एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते थे। तो यहां पर भी अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n is said to be square matrix उसको हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इफ m इज इक्वल टू n, यानी जो m है वो n के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। m के n के इक्वल होने का मतलब है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम आपसे कहें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहां पर नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, तो यहां जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमें पढ़ना है, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके कि डायगोनल के अलावा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, आपके 0 हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखते हैं a इज इक्वल टू 2 0 0 7, ऐसा हमने लिख दिया। तो ये क्या है, यहां पर इस डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं और डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे जो एलिमेंट हैं वो 0 हैं। अब एक जनरल क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में अराइज होता है, सर ये भी तो डायगोनल है। जब हम मैट्रिक्स के केस में डायगोनल की बात कर रहे होते हैं तो जो ये रेड डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं आपका प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब भी हम बात करेंगे हम हमेशा इस प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात करेंगे। तो व्हेन वी आर टॉकिंग कि उसका जो डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो डायगोनल 0 नहीं होगा
वो प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम यहां ले लें, लेट से बी दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3, दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे हम कहें कि दिस जो ए है इसको आप लिख सकते हो DIOG, डायगोनल, केवल डायगोनल एलिमेंट्स को आप ऐसे करके लिख दें। तो डायगोनल 2 7 का मतलब है कि ये एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 2 और 7। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स यहां पर लिख देंगे 1 2 3। 3 एलिमेंट्स लिखा होने का मतलब है कि ये एक 3 क्रॉस 3 की ऐसी मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स यहां पर 1 2 3 है। बस ये बेसिक पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि हम यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके अगर सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स। अब एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हों और उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक सब टाइप कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखें, अ मैट्रिक्स whose non-diagonal elements are zero and उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हों एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, वो यदि इक्वल हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां एक मैट्रिक्स लिखेंगे, लेट से वी हैड ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आप देखें तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं एंड जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी का एक और सब टाइप आप कह सकते हो, यूनिट मैट्रिक्स, जिसका नाम है, या फिर आप उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसे भी आप डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक सब टाइप कह सकते हो। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, या फिर आप कह सकते हो कि वन। यूनिटी मतलब वन हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखें कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट जीरो हैं एंड आप कहें, और उसको जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या हैं? वो 1 1 1 है। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि नॉन डायगोनल जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, वो डिफरेंट नंबर हैं, सब कुछ अलग अलग है, तो वो से हम कहते हैं केवल डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो एक सेम स्केलर हो जाते हैं, 1 को छोड़ करके कोई भी और नंबर प्रेजेंट है, तो वो होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स।
एंड अगर वो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो 1 हो जाएं तो वो क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं। और ये 3x3 की है, इसको आप I से डिनोट करते हैं। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट किया जाता है। और I3 का मतलब क्या है, 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि मैं यहां I2 लिख रहा हूं तो I2 का मतलब है 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और I1 लिख रहा हूं तो 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1x1 यही होगा आपका। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी। नाउ इसके बाद हम देखें तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज 8। अब हमें पढ़ना है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। इसको हम 2 टाइप्स की कहते हैं। इसमें एक आती है आपकी सबसे पहले अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऊपर ट्रायंगल बनेगा। जैसे मैं पहले इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम यहां लिख देते हैं। लेट्स से दैट इज ए अपर ट्रायंगुलर, तो मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा। 1 2 3 0 2 4 0 0 5। यानी अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, और ट्रायंगल जो है वो ऊपर की तरफ बने, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई रिपीट माय वर्ड्स, अ मैट्रिक्स, or in fact you can say a square matrix. A square matrix whose all elements below principal diagonal are 0. This type of matrix is upper triangular matrix. This type of matrix is upper triangular matrix. इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी में सेकंड टाइप इसका आता है दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मतलब अब ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ बनेगा। तो मैं पहले मैट्रिक्स लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट से वी हैड ए इज इक्वल टू 1 0 0 2 3 0 4 5 6। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं और जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ बने, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट अबव प्रिंसिपल डायगोनल are 0 is called लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आपको दोनों क्लियर हुई हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे, ताकि नीचे की तरफ ट्रायंगल आपका एलिमेंट्स का बन सके। नेक्स्ट टाइप हमें पढ़ना है दैट इज जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम
जीरो मैट्रिक्स कब कहेंगे? तो आप समझें, जैसे नाम से ही हमें पता चल पा रहा है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कैसी? रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, दोनों में से कोई भी हो, whose all elements are zero is called जीरो मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स आपका कहेंगे, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। जनरली इसे ओ से दिखाया जाता है, जैसे हम कहें यहाँ पर 0 0 0 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जो 2 क्रॉस 2 की एक जीरो मैट्रिक्स है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आप समझें कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। अगर हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वो होती है मैट्रिक्स, और अगर वो एक से ज़्यादा हो जाएं, यानी ये तो सिंगुलर है और इसी के प्लूरल को हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो मैट्रिसेस है, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। दैट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में क्या कहें कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, और अगर वो इक्वल हैं तो क्या होगा। आप समझिए, टू मैट्रिक्स ए है जिसको हम कह रहे हैं ए आई जे, एंड बी कोई भी और मैट्रिक्स है दैट इज बी आई जे, इज सेड टू बी इक्वल। हम उन्हें इक्वल कब कहेंगे? इफ, यदि वो दो कंडीशंस को फॉलो कर जाती हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। पहली कंडीशन है इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यदि वो सेम ऑर्डर की होती हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल कहेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब क्या? कॉरस्पॉन्डिंग से क्या मतलब है? जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लें, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप समझो, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। और कॉरस्पॉन्डिंग की बात करें मतलब A11, तो इसका भी A11 एलिमेंट लेना है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो दैट्स वाई ये दोनों मैट्रिक्स क्या है आपकी? इक्वल है। तो दो कंडीशंस हमने पढ़ी, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इस पर ना क्वेश्चन रिवर्स डायरेक्शन में बनता है। कैसे? वो कहेगा आपसे कि एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड और टी, और वो इक्वल है आपकी 1 2 3 4 के, और फिर वो आपसे कहेगा कि एक्स वाई जेड टी की वैल्यू बता दीजिए। तो आप क्या कहोगे? सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, both the matrices are equal, so their corresponding elements तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनका ऑर्डर भी इक्वल होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां से जो x है वो किसके इक्वल होगा? 1 के। y है जो वो किसके इक्वल होगा? 2 के।
जेड है वो किसके इक्वल होगा 3 के, और जो टी है वो किसके इक्वल होगा 4 के। ऐसे कंपेयर करके हम जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू वो पूछेगा वो हम यहां पर बता देंगे। इसके बाद एग्जाम्पल 1 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, 3 फैक्ट्रीज 1 2 3। हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है नंबर ऑफ मैन वर्कर एंड वुमेन वर्कर कि फैक्ट्री 1 में 30 मैन वर्कर्स हैं और 25 वुमेन वर्कर्स हैं। सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर्स हैं, 31 वुमेन वर्कर्स हैं। इस तरीके से वो कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है तो बना देते हैं। ये तो आपकी वो बनी बनाई ही ये मान लो दे रखी है। सिंपल मैट्रिक्स इज गिवन बाय 30 25 25 31 27 26, ये हो गया। यहाँ मैन वर्कर्स लिख दिए, वुमेन वर्कर्स लिख दिए, रोज में हम फैक्ट्रीज का डाटा बता रहे हैं। तो इसका ऑर्डर आप चेक करें तो 3x2, तो हमने अबव इंफॉर्मेशन को एक 3x2 की मैट्रिक्स में लिख दिया। आगे भी क्वेश्चन कुछ कह रहा है व्हाट डज द एंट्री, एंट्री मतलब एलिमेंट, एंट्री बोल दो या एलिमेंट बोल दो, इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। जरा देखिए थर्ड रो ये है पूरी, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी A32। A32 जो एलिमेंट है वो है 26 और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड फैक्ट्री में नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स। तो हम कहेंगे A32 रिप्रेजेंट्स is equal to 26 represents number of women workers in third factory, कि थर्ड फैक्ट्री में जो नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स हैं उनको ये A32 एलिमेंट बता रहा है। वो ये पूछ रहा है कि 32 पोजीशन यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो प्रेजेंट है वो पहले तो वो एलिमेंट लिख लो और फिर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चेक करो ये थर्ड फैक्ट्री का डाटा, ये वुमेन वर्कर्स, तो थर्ड फैक्ट्री में जो वुमेन वर्कर्स हैं वो A32 एलिमेंट हमें बता रहा है। एग्जाम्पल 2 है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स What are the possible orders it can have? तो हम क्या क्या उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं। आप समझिए कि अगर हमारे पास कोई 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हम ये जानते हैं कि अगर हम उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। यानी अगर आपने ऑर्डर की मल्टीप्लाई करी तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस मैट्रिक्स में है। तो यहां हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। आपके पास मल्टीप्लाई 8 बननी चाहिए ऑर्डर की। ऐसे कितने ऑर्डर हो सकते हैं? तो हम यहां लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं आप समझो कि मैं 1x8 का बना लूं यानी कि जिसमें एक रो हो और 8 कॉलम्स हो, ऐसी मैट्रिक्स बना लूं। तो अगर 1x8 है तो 8x1 का भी बना सकते हैं जिसमें 8 रोज हो और एक ही कॉलम हो, तो वहां भी 8 एलिमेंट आएंगे। या फिर आप बना सकते हो 2x4, 2x4 है तो 4x2 भी होगा। ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स उसके हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और ऑर्डर ऐसा नहीं बनेगा जिसमें 8 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हो। तो बस आपको पॉइंट माइंड में रखना है कि उनकी मल्टीप्लाई 8 आपके पास आनी चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें एक 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रोज
और 2 कॉलम्स हैं। तो पहले तो हम उसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं जो हमने सीखा है अभी। 3 रोज यानी A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम। अब क्योंकि कॉलम्स हमें केवल मैक्सिमम 2 लेने हैं तो यहीं पे हो जाएगा। A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। रोज 3 लेनी है, A31 A32। ये तो हमने लिख ली इसकी जनरल फॉर्म। अगर हमें ये वैल्यूज और मिल जाएं अंदर के एलिमेंट्स की तो फिर हम ये मैट्रिक्स लिख पाएंगे। और इन्हें निकालने के लिए जो रूल है वो क्या दे रखा है, Aij इज इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j का मोड। मोड का मतलब है जो भी अंदर से वैल्यू आएगी ये उसको पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, और अगर नेगेटिव आ रही है तो ये उसको भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं A11। तो A11 यहां जो ये पहला एलिमेंट है दैट इज I, ये दूसरा है वो J, यहां पुट करना इस रूल में। तो जरा देखिए 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 यानी 1/2 और 1 माइनस 3, तो ये बन गया माइनस का 2, और ये माइनस के 2 को क्या कर देगा, प्लस का 2, तो 2/2 इज 1। इसके बाद A12 निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 1/2 1, I की जगह 1 और J के प्लेस पर 2 रखना है, माइनस 3 इंटू 2, तो 1 माइनस 6 यहां पे आ जाएगा, माइनस का 5, ये इसको प्लस बना देगा तो 5/2। अब A21 निकालेंगे तो 1/2 और यहाँ I के प्लेस पर 2 रखेंगे, माइनस 3 इंटू 1 इज 3, ये माइनस का 1 और ये इसको प्लस का 1 बना देगा, -1/2। A22 तो यहाँ आ जाएगा 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 यानी 2 माइनस 6 इज -4, और -4 का मॉड्यूलस हो गया 4 दैट इज 2। अब हम निकालें इसके बाद तो A31 यानी 1/2 3 माइनस 3 दैट इज 0 बन जाएगा। A32 हम निकालें 1/2 3 माइनस 3 2 जा 6 यानी प्लस का 3/2। और हम ये मैट्रिक्स यदि लिखेंगे, बनने के बाद जो मैट्रिक्स है वो कैसी बन जाएगी, हम यहां लिख रहे हैं। तो A11 आया है हमारे पास 1, A12 आया है हमारे पास 5/2, A21 आया है हमारे पास 1/2, A22 आया है हमारे पास 2, A31 आया है 0 और A32 आया है 3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। पहले आप जनरल मैट्रिक्स वो निकाल लें, फिर उस रूल में सारी वैल्यूज पुट करें और आपको वो मैट्रिक्स वहां पर मिल जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल 4 है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCXYZ। सभी की वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम ये जानते हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो यहां से हम कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर होगा 0 के, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3। यहां से 2y माइनस 7 जो है वो इक्वल होगा 3y माइनस 2 के। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, सो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -2 प्लस 7 यानी माइनस का y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -5। z प्लस 4 हमारे पास इक्वल होगा 6 के, इसको इधर ले आएंगे, सो z इज इक्वल टू 6 माइनस 4
एंड z इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया। एक्स वाई जेड मिल गया, a निकालते हैं। a माइनस 1 इक्वल होगा -3 के, a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू -3 प्लस 1, सो a इज इक्वल टू -2। b, ये b माइनस 3 जो है वो इक्वल होगा 2b प्लस 4 के, इसको इधर इसको इधर, b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -7। एंड हमें निकालना है ए बी सी। सी कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पे तो कहीं सी ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3c प्लस 2, तो ये 2c प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, इसको इधर ले आएंगे तो 2c इज इक्वल टू -2, तो c की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। तो हमने x, y, z, a, b और c सभी की वैल्यू निकाल दी। करना कुछ नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और रिक्वायर्ड वैल्यू हमें वहां पर निकाल देनी है। एग्जाम्पल 5 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन से हमें a, b और c और d की वैल्यू निकालनी है। हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। हम ये जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होता है एंड उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम यहां लिखेंगे सिंस both the matrix are equal, so their corresponding elements are equal। तो उनके जो corresponding elements हैं वो इक्वल होंगे। तो यहां से हम ये लिख पा रहे हैं। आप समझिए कि जो ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी, यानी 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। 5c माइनस d इक्वल होगा 11 के एंड 4c प्लस 3d इक्वल होगा 24 के। अब आप समझो तो यहां पर आप डायरेक्टली वैल्यूज नहीं सकते जैसे अब तक हम सिंपल कर रहे थे। यहां ए बी में दो इक्वेशन, सी डी में दो इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चंस आपने 10th क्लास में करे हैं। यहां इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड यूज कर लो। यहां माइनस का 2b है, हम यहां प्लस का 2b बना लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। तो यहां हो गया 4a 2b 8, यहां हो गया a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 5a इज इक्वल टू 5, यानी जो a की वैल्यू है वो आ गई 1। 5 से 5 कैंसिल हो गया। पुटिंग a इज इक्वल टू 1, किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में। इन फर्स्ट तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 4। इस तरफ ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि b इज इक्वल टू 2। तो a और b की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब सेम cd में भी हमारी दो वेरिएबल्स में इक्वेशन बन रही है, यहां भी सॉल्व करते हैं। तो यहां है माइनस का d, यहां प्लस का 3d। तो इक्वेशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इक्वेशन 4 के साथ ऐड कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ये कैंसिल हो गया। 19c इज इक्वल टू 7, 57। 19 से 3 टाइम्स c इज इक्वल टू 3। नाउ पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन थर्ड में हम पुट कर रहे हैं c इज इक्वल टू 3। तो यहां आएगा 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11।
डी को इस तरफ, इसको इधर ले आओ। 15 माइनस 11 इज इक्वल टू डी, विच इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 4। तो आप चेक करिए, ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4। तो रेस्पेक्टिवली आप सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, वहां से डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आपके पास बन सकती हैं। बस आपको ये माइंड रखना है कि इक्वेशंस अगर सेम वेरिएबल में तो आपस में सॉल्व कर लेंगे, और कुछ और तरीके की बनती है तो उसको भी हम रेस्पेक्टिव जो हमारे पास नॉलेज है उसको यूज करके सारी वैल्यूज हम यहाँ पर निकाल लेंगे।